अमावस्या की रात सबसे खौफनाक रात होती है। ऐसी रातों में बुरी ताकतें जैसे आत्माएं, पिशाच, भूत प्रेत आदि बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, सभी आत्माएं बुरी नहीं होती। सभी आत्माएं किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती, और उनमें भी जो बुरी आत्माएं होती हैं, वे भी दो तरह की होती हैं। ऐसी आत्माएं अक्सर कोई छलावा या भ्रम पैदा करती हैं और आपको डराती हैं। जैसे कोई बिल्ली किसी चूहे के साथ खेलती है, उसी तरह ये इंसानों के साथ खेलती हैं। अगर आप कमजोर हुए तो फिर इस खेल में फंस सकते हैं। लेकिन अगर आप समझदार, जागरूक या फिर किस्मत वाले हुए तो आप उनके चंगुल से बच सकते हैं। शायद उस रात मेरी किस्मत अच्छी थी। साल 1993 की बात है। मैं उस समय बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। किसी त्योहार के कारण हमारे स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। मैं उस दोपहर स्कूल से घर के लिए रवाना हो गया। मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था, बस एक जोड़ी कपड़े थे। एक सरकारी बस से 3 घंटे का सफर तय कर मैं अपने गांव के रास्ते पर उतर गया। जब मैं बस में था, तभी सूरज डूबना शुरू हो गया। जैसे ही मैं उतरा, मैं समझ गया कि समय काफी आगे बढ़ चुका है। उतरते ही मैं सीधे अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उस जगह से मेरा गांव करीब 2 मील दूर था। मतलब मुझे 2 मील चलकर जाना था। अब अजीब बात यह थी कि आसमान में चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और मेरे आसपास घना अंधेरा था। रास्ता भी ठीक से मुझे नजर नहीं आ रहा था। उस घने अंधेरे में दूर घरों से दिखाई दे रही रोशनी की मदद से मैं रास्ता टटोलते हुए आगे बढ़ रहा था। करीब 20 से 25 मिनट बाद अचानक मुझे सामने रास्ते पर कोई नजर आने लगा। वह मुझे दूर से ही दिखाई दिया। थोड़ा और आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि वह 2 लड़कियां थीं। देखने से उनकी उम्र मेरी जितनी ही लग रही थी। मैं बिना कोई आवाज किए चुपचाप उनके पास से गुजरने लगा। पहले तो मुझे उनकी उपस्थिति अजीब लगी। इतनी रात को ऐसे घने अंधेरे में, और वह भी रास्ते के बीचों बीच, कौन लड़कियां खड़ी होती हैं। फिर भी मैं अपनी जगह पर रुक गया। मुझे लगा कि वे लड़कियां शायद रास्ता भटक गई होंगी या गुम हो गई होंगी। मैंने उनके पास जाकर पूछा, कौन हो तुम और किस गांव से हो? उन्होंने फिर वही कहा, यहां से वापस चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। मेरा गांव बस थोड़ी ही दूर है और मैं रास्ता जानता हूं। वह दोनों जुड़वा थीं, बिल्कुल एक जैसी। मैंने गौर से देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें अपने घर नहीं जाना? क्या तुम रास्ता भटक गई हो? उन्होंने फिर भी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी वही बात दोहराई, यहां से वापस चले जाओ। इस बार मुझे और भी अजीब लगा। आसपास से मांस जलने की बदबू आ रही थी। अब की बार मैंने उनकी बात पर ध्यान दिए बिना तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद मेरा पीछे देखने का मन हुआ। वैसे तो मैं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था, क्योंकि उनकी अजीब हरकतों से मैं थोड़ा डर गया था। लेकिन फिर भी मैंने धीरे से गर्दन घुमाकर पीछे देखा। वहां देखकर मैं हैरान रह गया। वह दोनों लड़कियां गायब हो चुकी थीं। उन्हें देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं और तेज चलने लगा। फिर चलते चलते अचानक मुझे रास्ते में आगे 3 औरतें चलती हुई दिखाई दीं। वे तीनों औरतें भी पूरे रास्ते को घेर कर चल रही थीं। तीनों ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और पल्लू से उनका सिर ढका हुआ था। उन्हें देखकर मेरा चलने की रफ्तार धीमी हो गई, लेकिन तब भी मैं बार बार मुड़कर पीछे देख रहा था, क्योंकि अब मुझे डर लगने लगा था। हैरानी की बात यह थी कि रात बहुत घनी अंधेरी थी, पर फिर भी मैं उन सबको साफ देख पा रहा था। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैं मन ही मन बहुत डर गया था। पीछे 2 लड़कियां थीं और आगे ये 3 औरतें। वे कौन थीं, यह मैं नहीं जानता था। मुझे लगा कि अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मेरे साथ कुछ बड़ा जरूर हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि और तेज चलकर उनके पास से आगे निकल जाऊं। मैंने पहले से भी तेज चलना शुरू किया और रास्ते से हटकर एक तरफ से आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं उनसे कुछ आगे बढ़ा, मुझे उनमें से एक औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। मैंने सोचा कि क्या वे औरतें हमारे गांव की नहीं हैं। इसलिए मैंने फिर मुड़कर पीछे देखा। उन्हें देखकर मेरी जान हलक में आ गई। उन तीनों के चेहरे अजीब तरह से विकृत थे।
उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी जो उनकी आंखों तक फैल रही थी। वे अपनी भयानक सफेद आंखों से मुझे घूर रही थीं और अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थीं। यह देखकर मेरा शरीर सुन्न हो गया। मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। उनका वो भयानक चेहरा देखकर मैं तेजी से भागने लगा। रास्ता किस तरफ जा रहा था और मैं किस दिशा में भाग रहा था यह मुझे पता नहीं था। उस वक्त मैं बस सामने दिखाई दे रही रोशनी की तरफ दौड़ता रहा। मेरी सांसें फूल गई थीं, फिर भी मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा था। कुछ आगे जाकर मैं किसी चीज से टकराकर नीचे गिर पड़ा। अंगूठे में बहुत जोर की चोट लगी और काफी दर्द हो रहा था। मेरी चप्पल भी टूट गई थी। कुछ दूरी तय करने के बाद मुझे लगा कि मैं उन औरतों को काफी पीछे छोड़ आया हूं। फिर भी तसल्ली के लिए मैंने अपने पीछे देखा। मेरे पीछे दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने अपने दर्द को कम करने के लिए किसी तरह अपने पैर को दबाकर रखा और फिर से सामने की तरफ देखा। सामने देखकर फिर एक बार मेरा दिमाग सुन्न हो गया। अब वे तीनों औरतें मेरे सामने थीं और मेरी तरफ बढ़ रही थीं। वही सफेद कपड़े, वही सफेद आंखें और चेहरे पर वही भयानक मुस्कान। उन्हें मेरी तरफ आता देख मैं फिर से उठकर दौड़ने लगा। अब मैं पहले से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा था। आगे दूर कहीं एक हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। मुझे लगा कि वहां कोई मदद मिल जाएगी, इसलिए मैं बस दौड़ता रहा। लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद मैंने महसूस किया कि वे औरतें अब मेरे सामने दिखाई देने लगीं। उन्होंने कहा, आगे मत जाओ, वहां खतरा है। मैं इतना डरा हुआ था कि बोलने की बजाय मेरे हाथ थरथरा रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और शरीर पसीने से लबालब हो चुका था। मैं फिर से पीछे हटने लगा। फिर उन दोनों ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और मेरी तरफ आने का इशारा किया, चलो हमारे साथ। मुझे नहीं पता था कि वे लड़कियां कौन थीं, पर उनकी बातों में मुझे भरोसा होने लगा था, जैसे कि कोई अनकहा विश्वास हो। मैं बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे दौड़ने लगा। वे लड़कियां बहुत तेज थीं। वे भाग नहीं रही थीं, बल्कि हवा में तैरती सी लग रही थीं। काफी दूर आगे जाने के बाद वे अचानक से गायब हो गईं। मैं फिर एक बार घबराकर वहीं रुक गया। अब मैं अपने गांव के पास पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी भागते भागते घर तक चला गया। पर जो भी चीज मेरे पीछे थी उसने घर तक मेरा पीछा किया। जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा, मैंने देखा कि 3 सफेद बिल्लियां मेरे घर के सामने दरवाजे पर बैठी हुई थीं। मुझे देखते ही वे बहुत ही अजीब सी आवाज में रोने लगीं। वह आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई इंसान किसी के मातम पर रोता हो। मेरी हालत और भी खराब हो गई, क्योंकि उन तीनों बिल्लियों में मुझे वही 3 चुड़ैलें नजर आ रही थीं। घर में किसी को आवाज देने की मुझ में हिम्मत नहीं बची थी। पर मेरी किस्मत ने एक बार फिर मेरा साथ दिया। उसी वक्त बाबा एक डंडा लेकर घर से बाहर आ गए। उनकी आवाज सुनते ही बिल्लियां भाग गईं और तब पिताजी का ध्यान मेरी तरफ गया। क्या हुआ तुझे? तू यहाँ क्यों रुका हुआ है? उन्होंने मुझे देखकर कहा, तू इतना क्यों कांप रहा है? क्या हुआ है तेरे साथ? जैसे ही उन्होंने मुझे उठकर देखा, मैं चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। उस वक्त मेरा शरीर ऐसे झटके खा रहा था जैसे मुझे मिर्गी का दौरा पड़ा हो और फिर मैं बेहोश हो गया। मुझे 3 दिन बाद ठीक से होश आया और तब मुझे पता चला कि जब भी मैं होश में आता, मुझे कुछ ही पलों में फिर से दौरा पड़ता और मैं फिर से बेहोश हो जाता था। दूसरे दिन बाबा को शक हुआ कि मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि मुझ पर कोई ऊपरी बाधा है, क्योंकि जिस रात मैं घर आया था वह अमावस की रात थी। ठीक होने के बाद मैंने पिताजी को उन 2 लड़कियों की आत्माओं के बारे में भी बताया, लेकिन उन्हें उन आत्माओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और मुझे भी कभी यह पता नहीं चला कि वे 2 लड़कियां कौन थीं और उन्होंने मेरी जान क्यों बचाई थी। दोस्तों, क्या कभी आपने अमावस की रात को ऐसा कुछ अजीब महसूस किया है? पुलिस हवलदार की आपबीती। कहानी मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी, तब वह एक इलाके में ड्यूटी पर था। तो चलिए अब आगे की कहानी मैं आपको मेरे दोस्त की ही जुबानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और यह घटना उस वक्त की है जब पूरे देश और दुनिया में एक महामारी फैली हुई थी। यह मेरी एक आपबीती है, मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। यह घटना कोकण की है, लेकिन मैं आपको उस जगह का नाम नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं पुलिस में हूं और शायद ऐसा करना नियमों के खिलाफ होगा। तो मैं आपको बस वह घटना सुनाता हूं।
उस रात मेरी ड्यूटी पुलिस स्टेशन में लगी थी। फिर बीच में मैंने अपने साथी सहयोगी राजेश्वर के साथ आसपास के इलाके में गश्त लगाने का फैसला किया। हमारे पुलिस स्टेशन के दायरे में एक समुद्र का किनारा भी था जो पेड़ों से घिरा हुआ था। यह इलाका ज्यादा घना नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत पेड़ पौधों से आच्छादित था। उसी किनारे से कुछ दूरी पर लोगों की एक बस्ती भी थी। हम वहां यह देखने जाया करते थे कि कहीं वहां के लोग रात में समुद्र के किनारे पर टहलते तो नहीं हैं। हम हमेशा की तरह वहां के घने रास्ते से होते हुए किनारे तक पहुंच गए। गाड़ी को रास्ते पर खड़ा कर हम पैदल ही किनारे से होकर आगे चले गए। सब कुछ बहुत शांत और आरामदायक था। हम दोनों भी दूर किनारे पर खड़े होकर समुद्र को निहार रहे थे। वहां की शांति और ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे कि तभी राजेश्वर को सामने कुछ दिखाई दिया और वह अपनी जगह पर ही रुक गया। उसके हाथ से दूरबीन लेकर मैंने भी सामने देखा। वहां कुछ तो था जो किसी बड़े से पत्थर जैसा गोल मेटल का टुकड़ा लग रहा था। यह किसी बड़े आलू जैसा या फिर कोई बड़ा सा समुद्री जानवर हो सकता था। मैंने राजेश्वर से कहा, चल थोड़ा आगे जाकर देखते हैं। मैंने झट से अपनी टॉर्च ऑन की और हम वहां की गीली रेत से होते हुए पानी के पास तक चले गए। वहां पानी के बाहर एक भारी बोरी पड़ी हुई थी जो बहुत बड़ी लग रही थी, जैसे किसी बड़ी चीज को उसमें लपेटा गया हो। राजेश्वर ने बोरी का बड़ा आकार देखते हुए कहा, इसमें क्या हो सकता है? हम दोनों को शक था कि उसमें कोई लाश हो सकती है। मैंने डंडे से उसे बोरी को दबाकर देखा और कहा, पता नहीं, पर कुछ ठोस या नरम जैसा महसूस हो रहा है। राजेश्वर ने भी अपने पास के डंडे से बोरी को दबाकर देखा और कहा, कहीं इसमें किसी की लाश तो नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने फिर से डंडे से बोरी को 3-4 बार अलग अलग जगह पर दबाकर देखा। ऐसा लग रहा था कि हम सही थे। हम दोनों फिर उस बोरी को चारों तरफ से ध्यान से देखने लगे। जिस तरह से वह बोरा फूल गया था, उसे देखकर यही लग रहा था कि उसमें कोई लाश है और वह लाश पानी में फूलकर बोरे के साथ पानी से बाहर आ गई है। राजेश्वर ने थोड़ी हिम्मत कर बोरे को हर तरफ से टटोलने और सुनने की कोशिश की कि उसमें क्या हो सकता है। फिर उठकर खड़े होते हुए उसने कहा, जहां तक मेरा अंदाजा है, इसमें लाश ही है। मैंने भी थोड़ा सा टटोलते हुए कहा, फिर तो हमें कंट्रोल रूम को रिपोर्ट करना चाहिए। राजेश्वर ने मेरे चेहरे पर टॉर्च का प्रकाश डालते हुए कहा, लेकिन पहले खुद तो तसल्ली कर लें। और उसने बोरे को खींचकर पानी से दूर ले जाने की कोशिश की। उससे बोरा थोड़ा भी नहीं हिला तो उसने मुझे खींचने का इशारा किया। फिर हम दोनों ने मिलकर बोरे को खींचते हुए लहरों से दूर कर लिया। इतनी देर तक उसमें जरा सी भी हलचल नहीं हुई थी। फिर मैंने अपने पास की कटर राजेश्वर के हाथ में थमा दी। उसने कटर के सहारे बोरे को ऊपरी हिस्से से काटना शुरू किया। जैसे ही बोरा खुला, उसके अंदर से आधा शरीर बाहर निकल आया। हम दोनों घबराकर पीछे हट गए। एक तेज गंध हमारे नाक में घुस गई। उस लाश के दोनों हाथ छाती की तरफ थे, आंखें बंद थीं, चेहरा और नाक एकदम सीधी थी। लाश का बाकी आधा शरीर बोरे के अंदर ही था। राजेश्वर ने लाश के हाथ को हल्के से उठाकर देखा, फिर उसकी नाक के पास कान लगाकर और छाती को छूकर कुछ जानने की कोशिश की। उसके शरीर में कोई आवाज या हरकत नहीं थी। थोड़ी जांच करने के बाद उसने कहा, यह तो कब का मर चुका है। मैंने भी टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा देखते हुए कहा, हमें इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए। इसके बाद राजेश्वर ने वायरलेस फोन से कंट्रोल रूम को खबर कर दी। हम जिस जगह पर थे वहां हमारे मोबाइल में रेंज नहीं थी। रेंज के लिए हमें थोड़ी दूर जाना पड़ता था। फिर भी थोड़ी बहुत रेंज मिलते ही मैंने पुलिस थाने में फोन किया। तब हमें पता चला कि स्टेशन से बाकी सभी लोग आसपास के इलाके में गश्त लगाने चले गए हैं। उस वक्त थाने में बस एक ही हवलदार था। अब उन हालात की वजह से ज्यादातर पुलिस वाले बाहर ही थे और बहुत से लोग इमरजेंसी ड्यूटी पर लगाए गए थे, इसलिए वहां जल्दी से किसी के आने की हमें उम्मीद नहीं थी। हम दोनों ने तय किया कि अब आगे क्या करें। हमने अपने मोबाइल निकालकर लाश और उसके आसपास की कुछ तस्वीरें लेना शुरू किया। करीब आधे घंटे बाद हमें पुलिस स्टेशन से एक खबर मिली कि कुछ 2 घंटे में एक एम्बुलेंस और क्राइम सीन की जांच के लिए अन्य सहायता आ जाएगी। इस खबर से हमें थोड़ी राहत मिली, इसलिए बाकी सब कुछ छोड़कर राजेश्वर वहीं पर निगरानी करते हुए बैठ गया। उस समय रात के 1 बज रहे थे
जिसका मतलब था कि हमें सुबह 4 या 5 बजे तक वहीं रुकना होगा। हमारे यहाँ जब कोई 2 घंटे बताता है तो उसका मतलब अक्सर 4 से 5 घंटे होता है। हमें बस उनके आने का इंतजार करना था। काफी डर से बैठे रहने के बाद हम दोनों को नींद आने लगी थी। राजेश्वर बार बार आंखें मल रहा था, तो मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम थोड़ा दूर सूखी रेत में जाकर सो क्यों नहीं जाते? मैं बाद में तुम्हें जगा दूंगा। मेरे इतना कहने पर उसने अपनी चादर निकालकर उसे थोड़ी दूर रेत में बिछाया और उस पर लेट गया। अब मैं अकेला वहां निगरानी कर रहा था और लाश वहीं पड़ी हुई थी। आसपास झींगुरों की झींग आवाज आ रही थी। वह जंगल इलाका तो नहीं था, लेकिन वह जगह इतनी सुनसान थी कि वहां के सन्नाटे से कोई भी डर जाए। काफी डर से बैठे रहने के कारण मेरी आंखों को अंधेरे की आदत पड़ चुकी थी और इसलिए आसपास के अंधेरे में कुछ कुछ नजर आने लगा था। इसके अलावा मेरी टॉर्च की रोशनी भी कम हो गई थी। आसमान में चांद का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। आसपास के अंधेरे में कुछ देखने के बाद मेरी भी आंखें झपकने लगी थीं। उसी समय मैंने देखा कि दूर समुद्र के पानी में कुछ चमक रहा था। मैंने बैठे बैठे ही अंधेरे में देखने की कोशिश की। तभी मैंने देखा कि लाश में किसी तरह की हरकत हुई। मैं थोड़ा चौकन्ना होकर संभल कर बैठ गया। मैंने टॉर्च की हल्की रोशनी को लाश की तरफ मारते हुए गौर से देखने की कोशिश की। मैंने देखा कि लाश के अंग धीरे धीरे हिल रहे थे। यह देख मेरे होश उड़ गए। मैं थोड़ा पीछे हट गया और कुछ समझ पाता उससे पहले ही लाश बोरे से बाहर निकलकर खड़ी हो गई। लाश अब लहरों से होकर पानी के अंदर चली गई। वह सब देखकर मैं बहुत चौंक गया और मेरे पास आया। मेरे कंधे को थपथपाते हुए उसने पूछा, क्या हुआ? तू चिल्ला क्यों रहा है? मैंने उसे समुद्र में जाती हुई लाश की ओर इशारा किया। उसने सबसे पहले बोरे को देखा जो अब खाली पड़ा था और फिर उसने सामने देखा। सामने लाश समंदर की लहरों के बीच से पानी के अंदर जा रही थी। उसने लाश को आवाज देने की कोशिश की, लेकिन लाश को हमारी आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ा। हम दोनों दौड़कर वहां तक गए, लेकिन तब तक लाश काफी अंदर चली गई थी। लाश पूरी तरह से डूब चुकी थी और हम दोनों लहरों से दूर खड़े होकर उसे देखते रह गए। वहां से सब कुछ गायब हो गया। पहले जो लाश हमारे सामने पड़ी थी वह अब समुद्र के पानी के अंदर चली गई थी। हम यह सब देख ही रहे थे कि तभी पीछे से 2 गाड़ियां हमारी तरफ आईं। इनमें से एक एम्बुलेंस थी और दूसरी गाड़ी में हमारे साथ के पुलिस के लोग थे। उनके वहां आने पर राजेश्वर और मैंने जो कुछ भी देखा था सब उन्हें बता दिया, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं पाया गया। वे सब हमें चिढ़ाने लगे। हमने उन्हें बताया कि लाश एक बोरे में थी, लेकिन सच तो यह था कि बोरा भी गायब हो चुका था। फिर हमें याद आया कि हमने लाश की कुछ तस्वीरें ली थीं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि हमारे मोबाइल में लाश की एक भी तस्वीर नहीं थी। सारी तस्वीरें गायब हो चुकी थीं। इस समय हम दोनों का मजाक उड़ाया गया। वैसे इस मामले पर कोई जांच नहीं की गई, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था और अगले कुछ दिनों में किसी ने गुमशुदगी की शिकायत भी नहीं की थी। इसलिए उस चीज को ढूंढना बेकार था। कुछ दिनों बाद हमारे एक साथी ने बताया कि अमावस की रात को गश्त लगाना कोई अजीब बात नहीं है और उस रात ऐसी घटनाएं होना आम है। हमारे पास कोई सबूत नहीं था कि हमने एक जिंदा लाश देखी थी जो हमारे सामने से चलती हुई पानी में गायब हो गई थी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको यह दोनों कहानियां कैसी लगीं, कृपया कमेंट करके बताएं। तो चलिए अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।